यस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे आपके ज्योग्राफी के सिलेबस की। ओके, तो इसमें हमने अब तक देख लिया था फिजिकल ज्योग्राफी, जिसके सारे पार्ट्स हमने देखे। और उसके बाद हमने देखा फिजिकल ज्योग्राफी हमारा हो गया था, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हमने डिकोड कर लिया था, और वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी को पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे तसल्ली बख्श तरीके से इंडियन ज्योग्राफी की, कि इंडियन ज्योग्राफी में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या-क्या आता है, क्या-क्या पूछा जा सकता है, और आपके सिलेबस में क्या-क्या कवर्ड होना चाहिए। ओके, तो आपका टीचर अगर आपको ना करवाए, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये आपने नहीं करवाया। So let's start. So before we move forward, here is a little something about me. मेरा नाम है राव अनूप सिंह, और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूँ, और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूँ। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया, जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी, तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ, और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में ऑब्वियसली सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो उसमें हमारा होता है सबसे पहले हमारे इंडिया की जो जियोलॉजिकल रीजन की जो लोकेशन है, यानी कि हम धरती पे हैं कहाँ पे, पहले हमको ये पता होना चाहिए। जब हम इंडिया को पढ़ते हैं तो हमारी लोकेशन के नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में हमारे इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, कौन कौन से कंट्री हमारे आसपास हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी फिजियोग्राफिक सब यूनिट्स जो मैंने आपको बताई, इंडिया के अंदर की भी हम पढ़ेंगे, यानी कि हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स जिनको गंगा प्लेन्स कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है या फिजियोग्राफी है, उसमें हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जहां भी आपको वर्ड दिखे उसका मतलब होता है रिवर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज, अब इंडिया में 2 टाइप का ड्रेनेज है, हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ओके, तो इसमें हिमालयन में हमारा होता है इंडस रिवर सिस्टम, जो हमारी इस साइड बहती है, पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरा होता है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, जो हिमालय से ऐसे आके और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, जो ऐसे तिब्बत से आके फिर इंडिया में घुस के और इधर आके मिल जाती है। ओके, फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में, यानी कि जो हमारी साउथ इंडिया की रिवर्स है, उसमें हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, नर्मदा, तापी, और यहाँ पे छोटी-छोटी जुआरी और ये सब रिवर्स हमारी यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। तो इनको हमें पढ़ना है, इनके हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर हमको रट्टा मारना है, एग्जैक्टली रट्टा मारना है मेन रिवर्स, उनका ओरिजिन पॉइंट, उनका एंड पॉइंट, और उनकी ट्रिब्यूटरीज। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा तसल्ली से। रट्टा है और कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, आता है पूछा जाएगा। फेमस सिटीज एंड रिवर बैंक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस रिवर के पास कौन सा सिटी है। आपसे पूछ लेंगे उज्जैन कहाँ पे है, मतलब एक स्टेटमेंट दे देंगे। ओके, तो अगर आपको नहीं पता शिप्रा रिवर के पास है और आप नर्मदा लगा दोगे, तो आपकी मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ओके, फिर इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे हम, कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो मेनली हमारा मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, बट मॉनसून पे आने से पहले हम देखेंगे कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे देश के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। फिर हम आएंगे मेन फीचर, यानी कि मॉनसून पे। मॉनसून बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि मॉनसून का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है। भाई आधे साल हवा ऐसे चल रही है, आधे ऐसे चल रही है, तो क्या कारण है इसके पीछे। तो जब नहीं पता था लोगों को, तो भी कुछ थ्योरीज दी थी उन्होंने अंदाजा लगा के। फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए, मॉडर्न एक्सपेरिमेंट हुए, तो फिर उससे मॉडर्न थ्योरीज आई। एयर मास की भी थ्योरीज इसमें ऐड होती हैं, जेट स्ट्रीम का भी रोल होता है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉनसून को जो इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं, वो होते हैं एल नीनो और ला नीना, जो कि साउथ अमेरिका है जो हमारा। ओके, उसके
यहाँ पे एक कोल्ड करंट है, उसमें जो कुछ इम्पैक्ट होता है और उससे हमारा इंडिया यहाँ पे इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम अपनी सीज़नल रिदम को पढ़ेंगे, यानी कि किस तरह हमारे सीज़न्स चेंज होते हैं, हमारी गर्मी आती है, सर्दी आती है, बारिश आती है, क्यों आती है? ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है, पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में दी हुई है, नई और पुरानी दोनों आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर हमारे कोप्पन अंकल थे जिन्होंने वर्ल्ड की क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने ही इंडिया के क्लाइमेट को भी क्लासिफाई किया था। उस पूरा एफिशिएंट क्लासिफिकेशन नहीं है, बट पढ़नी है क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है और आपसे क्वेश्चन आ जाता है। और उसमें जो हमारे ज़ोन्स बने हुए हैं इंडिया में, जो इन्होंने कहा था ये गंगा टाइप क्लाइमेट है, ये टाइप क्लाइमेट है, उसकी फीचर्स भी आपको पढ़नी है कि वो इंडिया पे कैसे अप्लाई होता है। अब इंडिया में बहुत ही अजीब क्लाइमेट है, एक जगह जब बाढ़ आ रही होती है तो दूसरी जगह पे सूखा पड़ा होता है, तो हमको ये भी पढ़ना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके? अब हम पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें इंडिया की सॉइल्स भी हमको पढ़नी पड़ेंगी कि कितने टाइप की सॉइल्स हैं, ठीक है? तो उसमें रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, सब टाइप की आपको एलुवियल सॉइल सब पढ़नी पड़ेंगी, उसकी फीचर्स पढ़नी पड़ेंगी, इंडिया में कहाँ-कहाँ पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी पड़ेगी, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या-क्या है, कि किसी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भाई किसी में कोई मिनरल नहीं है, किसी में सो नाइट्रोजन नहीं है, पोटैश नहीं है, ये सब पढ़ना है। देन हमारे यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है और सॉइल मैनेजमेंट सही नहीं है, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, वो पढ़ना है। और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसमें क्या-क्या कर रही है, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें अपने इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पता होनी चाहिए कि किस तरह के पेड़ और वनस्पतियां हमारे देश में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट टाइप्स हमको पता होने चाहिए कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हमारे देश में हैं, डेसिडिवस, ड्राई डेसिडिवस, फॉरेस्ट टाइप, माउंटेन टाइप, ट्रॉपिकल एवरग्रीन सब हमको पढ़ने हैं। मैंग्रोव्स पे हमको खासकर ध्यान देना है, ओके, बिकॉज़ करंट अफेयर्स में रहते हैं और आपसे क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस एरिया में डेसिडिवस हैं, किस में ड्राई डेसिडिवस हैं, कहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे आपके शोला फॉरेस्ट हैं, ये सब आपको पढ़ना है मैपिंग करके प्रॉपरली, ताकि आपको पता रहे। और फॉरेस्ट की क्या-क्या प्रॉब्लम है, उसमें हमको हमारी एफआरआई की रिपोर्ट भी पढ़नी होती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इंडिया की पॉपुलेशन आ गई, फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गई है, अब हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे आ गए हैं, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें इंडिया की पॉपुलेशन का साइज, कितनी पॉपुलेशन है, और आई थिंक इस टाइम हमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, तो साइज ऑब्वियसली, उसके रीजंस क्यों है ऐसा, ग्रोथ रेट, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, किन सालों में ज्यादा रहा, किन में कम रहा, ये सब, डिस्ट्रीब्यूशन, किन एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन है, किन में कम पॉपुलेशन है, इंडिया क्या और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कंपैरिजन पढ़ना है, ठीक है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, वो किस तरह हमारे लिए रिसोर्स बन सकती है, ओके? वो हमें पढ़ना है और ये मेंस के लिए भी पढ़ना है। सेंसस के जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लास्ट सेंसस 2011 में हुई थी, ओके? अगर आप इसको 2026 के बाद देख रहे हो, ओके? 2026 के बाद देख रहे हो, तो आपको फिर जो 25-26 में जो सेंसस होगी, आपको उसका पढ़ना है, आपको ये छोड़ देना है। ओके, बट अभी के लिए आपको टू मतलब प्री यूपीएससी प्री 2026 के लिए आपको 2011 वाली सेंसस ही पढ़नी है। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन सा स्टेट, कौन सी यूनियन टेरिटरी का क्या रैंक है, किस कैटेगरी में, ये सब आपको पढ़ना है। अब हमको पॉपुलेशन की जो टेरिटरीज़ है, कहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी, कहाँ घटी, कहाँ से माइग्रेशन हुआ, कहाँ से इमिग्रेशन हुआ, वो कंपैरिज़न पढ़ना है 2001 और 11 में, और जब नया सेंसस आ जाएगा, तो 2026 और 2011 में हमको कंपैरिज़न पढ़ना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इंडिया का, उसकी थ्योरीज़ पढ़नी है, उसकी ट्रेंड्स पढ़ने हैं। कब बढ़ा, कब घटा, क्यों घट रहा है, क्यों बढ़ा था, ये सब चीज़ें। ये मैं बता चुका हूँ। अब हमको डेकेडल ग्रोथ रेट्स, यानी कि 2001 से 2011, इसमें क्या ग्रोथ रेट में फ़र्क पड़ा? इससे पहले 1991 से 2001 में, और फिर आगे 2026 की जो होगी, उससे 2011 में क्या फ़र्क पड़े, ये सब पढ़ना है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हमको पढ़नी है, जो भी हमारी लेटेस्ट आई है, कि उसमें गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, फैमिली प्लानिंग को लेके, पॉपुलेशन को लेके, ये सब।
फिर आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किन एरियाज में ज्यादा डेंसिटी है, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में, या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में कहाँ पे कम डेंसिटी है, जैसे डेजर्ट्स में, माउंटेन्स में। इसके रीजंस पढ़ने हैं, इम्पैक्ट्स पढ़ने हैं, उस पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। लिटरेसी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ कम है, कौन से स्टेट की क्या रैंकिंग है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ओके। हाँ, इसके बाद हमें जेंडर कॉम्पोजिशन पढ़नी है, क्योंकि इंडिया में हमको देखते हैं कि भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम है, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाई गई थी। तो हमें जेंडर कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है, उस पे ट्रेंड्स की बढ़ रही है, घट रही है, पॉपुलेशन की सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, इन्फेंट सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो ऑफ 7 ईयर्स क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। फिर क्योंकि पॉपुलेशन का ही पार्ट है हमारा जेरियाट्रिक्स, यानी कि ओल्ड एज पीपल, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका ग्रोथ, मतलब वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स हैं, ये सब हमें पढ़ना है। और उससे रिलेटेड कि अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो गवर्नमेंट अपनी पेंशन पॉलिसीज में कोशिश करेगी कि पेंशन्स को बंद कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का तो यही रहता है ना कि हमारे एक्सचेकर पे ज्यादा बोझ ना आए। ओके। तो दूसरा, हेल्थ, ओल्ड एज या जेरियाट्रिक हेल्थ अपने आप में एक फील्ड है, वहां पे क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, या हुई हैं, या हो रही हैं, वो सब हमें ध्यान देना है। हेल्थ इंडिकेटर्स पे हमें ध्यान देना है। उसके बाद हमें इसी में ही पढ़नी है सेटलमेंट्स एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि ह्यूमंस किस तरह से रहते हैं पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में। रूरल यानी गांव की सेटलमेंट्स, क्या उनके पैटर्न्स होते हैं, क्लस्टर होते हैं, न्यूक्लिएटेड होती है, ये सब। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सेटलमेंट पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कहीं पे नदी है, रेलवे लाइन है, इस टाइप की चीजें, कहीं पे सेफ्टी की प्रॉब्लम है। ओके। सेटलमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, ओके, जैसे मैंने बताया कि आपकी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैं, डिस्पर्स्ड हैं, कॉम्पैक्ट हैं, ये सब चीजें। फिर हमें अर्बनाइजेशन पढ़ना है कि शहरों की आबादी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। ओके। फिर अर्बन एग्लोमरेशन में हमें देखना है कि आपका ये एक सिटी था दिल्ली, और ये एक सिटी था गुड़गांव जो थोड़ा दूर था, और ये एक सिटी था नोएडा। बट अभी क्या हो गया कि ये तीनों आपस में मिल गए और इधर सोनीपत, बहादुरगढ़, ये सब इन्होंने मिक्स कर लिया है। तो ये एक एग्लोमरेशन बन गया है सारे सिटीज का, कि पता ही नहीं लगता कौन सा सिटी कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। ये आपका बहादुरगढ़ हो गया, इधर सोनीपत हो गया, इधर आपका ये नजफगढ़ हो गया, ये सब मिलके एग्लोमरेशन बन गया। इवन मानेसर, धारुएड़ा, यहाँ तक आपका एग्लोमरेशन बनता जा रहा है। आगे रेवाड़ी बन जाएगा, ये भी इसी में मिक्स हो जाएगा। तो ये पूरा आपका एग्लोमरेशन है। ओके, ये भी पढ़ना है कि इसके रीजंस क्या है, फायदे, नुकसान, सब कुछ। फिर हमें लैंड रिसोर्सेज का पढ़ना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमारे पास कितनी लैंड है, उसमें से एग्रीकल्चर की कितनी है। तो क्लासिफिकेशन करनी है कि एग्रीकल्चर कितनी है, अर्बनाइजेशन कितनी है, इंडस्ट्रियलाइज्ड में कितनी यूज हो रही है, ये सब चीजें। लैंड डिग्रेड क्यों हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है डिग्रेडेशन का, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और लैंड मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल वे में। ओके। फिर हम पढ़ेंगे इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का मिनरल रिसोर्स, कि हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स हैं। ओके। उसमें मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं, ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ उनकी माइंस हैं, आपको रीजन्स पता होने चाहिए। आपसे सीधा ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जादूगोड़ा माइंस में यूरेनियम मिलता है, क्या होता है। ये सब चीजें आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, ये आउट ऑफ बाउंड्स नहीं है, कभी कह दो कि ये तो रट्टे वाले क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, करने पड़ेंगे भाई ये तो। ओके। फिर क्लासिफिकेशन होता है फेरस अलॉयज, मतलब फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, तो वो आपको पता होनी चाहिए। ये सभी मैंने यहाँ पे लिस्ट दी है, इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए, पता होनी ही चाहिए। ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपकी एटलस में भी दिए हुए हैं, तो आपको पढ़ना है। ओके। फिर बात होती है एनर्जी रिसोर्सेज की, यानी कि वो चीजें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे अपना कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, एटॉमिक पावर है। तो एक क्लासिफिकेशन करनी है इनकी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में। फिर इनकी प्रोडक्शन के बारे में हमको इनकी लोकेशन के बारे में हमको पता होना चाहिए, इनके कितने रिजर्व्स हैं हमारे पास। ओके। एटॉमिक में कौन से हैं, फिर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, जियोथर्मल, टाइडल, वेव, बायोमास, इन सब के हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनका स्टेटस क्या है, गवर्नमेंट उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए और क्या कर रही है, हम किस तरह से कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल पे शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है। तो ये आपका एनवायरनमेंट से कनेक्ट होता है जाके, और करंट अफेयर से भी, तो ये आपको पढ़ना है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स अलग से पढ़ाने लग गए हैं आजकल, बट ये अलग नहीं है, ये एग्रीकल्चर जो है ज्योग्राफी का ही पार्ट है।
तो इसमें आपको एग्रीकल्चर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडिया में कितने टाइप की फार्मिंग होती है, वो सब क्लासिफिकेशन आपको क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे तो। फिर स्पेशल एम्फेसिस रहेगा ड्राई ज़ोन फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपके रहते हैं और इन पे नई-नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस आ सकता है, बट स्टैटिक में ये कहाँ लाई करता है, ये बताने के लिए मैंने आपको यहाँ डाल दिया है। फिर कॉमन सेंसिकल बात है कि अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो तो आपको क्रॉपिंग सीजन्स पता होंगे कि रबी, खरीफ, ज़ैद ये सब। इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न पता होगा कि भाई यहाँ पे व्हीट डोमिनेंट है, यहाँ राइस डोमिनेंट है, यहाँ पल्सेस डोमिनेंट है, यहाँ पे आपके मिलेट्स डोमिनेंट हैं, तो यहाँ पे ऑयल सीड इस तरह से आपको पता रखना है। ओके, इसको क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। फिर कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स होते हैं जो आपके एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन तो फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ-कहाँ पे है, इरिगेशन में कैनाल नेटवर्क्स, डैम्स एटसेट्रा ये सब आता है। सीड्स में आपकी सीड्स की जैसे अभी पॉल करंट अफेयर में कलेश चल रहा है, ट्रम्प कह रहा है हमारी जीएम क्रॉप्स इंडिया में इंपोर्ट करो, ये करो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर होती है। तो ये करंट अफेयर से आपका कनेक्टेड पार्ट है। उसके बाद अगेन लैंड यूज़ पैटर्न ऊपर आ चुका है बट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो कौन-सी लैंड में कितना एरिया कहाँ यूज़ हो रहा है, किस क्रॉप के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी हमको पढ़ना है। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रही है या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भई छोटे खेत थे उनको जोड़ के बड़ा बनाया या लैंड रिफॉर्म्स इस टाइप की चीज़ें पढ़नी है। हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स हमारे यहाँ कहाँ पे उगाए जाते हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ना है। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में आपका होता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ये जितने भी रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब आपको पता होंगे कि इन क्या थे और इनकी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। एग्रीकल्चर लेबर से रिलेटेड कि उसकी माइग्रेशन कहाँ से होती है, बंगाल, बिहार से पंजाब की तरफ, ओके, इस तरह से। प्राइसिंग पॉलिसी में आपको मेनली एमएसपी के बारे में पता होगा या पढ़ना है, उसके लेटेस्ट ट्रेंड्स के भाई क्या-क्या फैक्टर होते हैं, क्या-क्या इनपुट्स होते हैं, ये सब। फिर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग पढ़ेंगे तो 3 फार्म लॉज़ आए थे तब ये इम्पोर्टेंट हो गया था, तो अभी क्या है एपीएमसी मंडीज़ और ये सब आपको पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स में और यहाँ पे सेम है। ओके, देन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती रहती है। अभी 2018 का लास्ट याद है, उस टाइम पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की कोई स्कीम थी। अभी लेटेस्ट क्या है वो आपको पढ़नी है, इम्पोर्टेंस पढ़नी है, क्यों ज़रूरी है भई हमारे यहाँ पे मॉनसूनल है, फेल हो जाती है तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस है। एग्रीकल्चर सेंसस फिर उसके बाद मेजर एग्रीकल्चर स्कीम्स जो भी हैं ये करंट अफेयर से कनेक्टेड है। आपको पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्कूल में पढ़ते थे ना भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भाई कृषि यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपके यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप आईएएस भी बनोगे तो आपको ये सेक्टर हैंडल करना है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो या आप एडवांस लेवल की पोस्ट्स पे हो। फिर उसके बाद हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स ये तो अंडरस्टूड है। फिर अगेन आपका करंट अफेयर से कनेक्ट होता है, तो इसमें स्टैटिक पार्ट आपको स्टार्टिंग में पढ़ना है कि क्लाइमेट चेंज से हमारा एग्रीकल्चर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। सीज़न्स चेंज हो रहे हैं, क्रॉप्स जल्दी लगानी पड़ रही हैं, देर से लगानी पड़ रही है, उनकी यील्ड बढ़ रही है, घट रही है, ये सब चीज़ें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है कि जिससे नुकसान ना हो और हम अपने रिसोर्सेज को कंज़र्व करते हुए चल सकें, अपनी ज़रूरतें पूरे करते हुए। एग्रीकल्चर में क्या-क्या इश्यूज़ हैं और क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं। फिर हमें क्रॉप्स पे ध्यान देना है कि किस क्रॉप में कौन-सी कंडीशन ऑफ ग्रोथ चाहिए। तो ये जो भी क्रॉप्स हैं आपकी व्हीट, राइस, मेज़, बार्ली, ओट्स, राई, बेवरेजेज़ हैं जैसे टी, कॉफ़ी होगी, कोको हो गया। अगर इंडिया में होते हैं टोबैको, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट इन सब में आपको एक कॉमन थ्रेड रखना है। बेशक एक्सेल शीट बना लेना। कंडीशन ऑफ ग्रोथ, वैराइटीज़ कौन-कौन सी हैं, कितने टाइप की कल्टीवेशन होती है, प्रोडक्शन पैटर्न क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड हम इसका करते हैं तो जैसे टर्मरिक का क्वेश्चन आया था इस साल कि इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोदी जी कोई ट्वीट कर दें, जैसे टर्मरिक का ट्वीट किया था मोदी जी ने, तो क्वेश्चन आ गया था, तो वो भी ध्यान रखना है भई। बाकी क्रॉप्स होगी आपकी रॉ नेचुरल रबर हो गया आपका, जूट हो गया, शुगरकेन हो गया, शुगर बीट हो गया, जो आपकी शुगर इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। फिर हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है इंडस्ट्री। थोड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हिस्ट्री, अभी करंट क्या स्टेटस है, कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो डोमिनेंट हैं। उसमें मेन आपकी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो उसके ये फैक्टर्स आपको पढ़ने हैं। लोकेशन, किस तरह से इसकी डेवलपमेंट हुई, कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्लोबल लेवल पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं।
और स्टील का हम इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी क्या स्टैंडिंग है। दूसरी मेजर और बहुत पुरानी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल है, तो उसमें कॉटन टेक्सटाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, अगर लोकली शिफ्ट हो रही है तो कहाँ शिफ्ट हो रही है, कहाँ-कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर वूलन टेक्सटाइल की बात आती है कि पंजाब में जैसे बहुत डोमिनेंट है, हरियाणा में पानीपत हो गया, सिल्क है ये हमारी ईस्टर्न इंडिया में है, ये आपको पढ़ना है। फिर मैन मेड फाइबर्स आजकल नए आ रहे हैं, उनकी क्या-क्या खासियत है, उनको मतलब क्या उनके यूज़ क्या-क्या हैं, ये चीज़ें आपको पता है, मतलब पढ़ना है। फिर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में मशीन टूल इंडस्ट्री है आपकी, ओके, इंडस्ट्रियल मशीनरी की, एग्रीकल्चर मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ है, शिप बिल्डिंग का क्या स्टेटस है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया में है, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। ये सब करंट अफेयर से कनेक्ट करके स्टैटिक पार्ट आपको अपना सिलेबस से पढ़ना है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसको पाइपलाइन से भी कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो 3 मेजर फर्टिलाइजर्स हैं आपके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। तो इनमें इंडिया में हम कौन से प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट कौन से करते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर एग्रो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, किन रीजन्स में हैं, क्या-क्या उसमें और डेवलपमेंट हो सकती है, ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है। फिर साउथ इंडिया में रबर इंडस्ट्री है, फिर नॉर्थ इंडिया में ही जैसे यमुनानगर वगैरह हो गया, सहारनपुर हो गया, वहाँ पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है। सीमेंट इंडस्ट्री पूरे इंडिया में जहाँ-जहाँ लाइमस्टोन है, वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इंडिया में अच्छी खासी इसकी स्टैंडिंग है ग्लोबल लेवल पे, वो पढ़ना है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग न्यूज़ में है बिकॉज़ ट्रम्प दोबारा से हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है कि हम रशिया से क्यों खरीद रहे हैं तेल। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए कि भाई कौन-सी पोर्ट बेस्ड है, कौन-सी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री की आपको पढ़नी है। फिर आपको इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स पढ़ने हैं जो 7-8 हैं, कहाँ-कहाँ लोकेटेड हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों एक्जिस्टेंस में आए, ये सब। फिर वर्ल्ड के भी आपको पढ़ने, ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया था वर्ल्ड वाले में। फिर आपको पढ़ना है इंडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई, ब्रिटिश का रोल वगैरह, रेलवेज, रोडवेज, ओशियंस, एयर ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवेज, ये आपका स्कोप रहेगा जिसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है। पाइपलाइन आपको पेट्रोलियम और गैस से ही नहीं कनेक्ट करनी है, आपको फर्टिलाइजर से भी कनेक्ट करनी है। ओके, क्योंकि यूपी में जहाँ गैस पाइपलाइन या ये जाती है तो वहाँ पे आपकी फर्टिलाइज़र के प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सेम हरियाणा में है, पंजाब में है, तो ये आपको कनेक्ट करना है। तो उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट कोर्ट ये स्टेट पीसीएस वालों करते हैं ये काम कि वो इतना डीप में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी के लिए आप इसको बेशक मत पढ़ना, ओके? उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। तो ये थी आपकी इंडियन ज्योग्राफी। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पॉलिटी के बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।